लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे, सप्लाई के 3 पैरामीटर हमने कवर किए थे अभी तक। सप्लाई जब भी हो वो किसकी हो, या तो गुड्स की हो या सर्विसेज की हो या दोनों की हो, सप्लाई के बदले में कंसीडरेशन होना चाहिए, और जो सप्लाई है इट मस्ट बी इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, है ना। और हमने बिजनेस के मतलब कि बिजनेस का मतलब आपका कमर्शियल मोटिव होना चाहिए। आप कोई एक्टिविटी अगर कमर्शियल मोटिव से करते हैं दैट इज फॉर बिजनेस, चाहे वो आपके मेन बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड हो या ना हो, उसमें प्रॉफिट मार्जिन हो या ना हो, कंटिन्यूटी हो या ना हो, रेगुलरिटी हो या ना हो, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए अब हम अगले पैरामीटर के बारे में बात करेंगे, 4th पैरामीटर के बारे में। और 4th पैरामीटर बात करता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ अगेंस्ट consideration in course or furtherance of business। नाउ हम चौथे पैरामीटर के बारे में बात करेंगे। सप्लाई मस्ट बी मेड बाय टैक्सेबल पर्सन to a taxable or non taxable पर्सन की। जब भी हम सप्लाई की बात करेंगे, सप्लाई टैक्सेबल पर्सन के द्वारा होनी चाहिए। आप जिसको सप्लाई कर रहे हैं वो व्यक्ति टैक्सेबल पर्सन है तो भी चलेगा, नॉन टैक्सेबल है तो भी चलेगा। ठीक है, एक बार ये 4th पैरामीटर आप नोट कर ले, ये लाइन लिख लें, फिर इसके नीचे हम बात डिस्कस करेंगे क्या। ठीक, जिसको मैं येलो मार्क कर रही हूं वो 4th नंबर डाल के लिख लें कि सप्लाई मस्ट बी मेड बाय टैक्सेबल पर्सन टू अ टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल पर्सन। नोटेड सबने? ओके, ऑनलाइन जो लोग हैं, लोकेश्वर, पार्थ, साक्षी, वंशिका, बाकी सब नोट कर लिया आपने? ओके, ठीक है, चलिए तो अब हम ये बात करते हैं कि जब भी हम सप्लाई पे जीएसटी लेवी करेंगे, इसके लिए शर्त एक और ये है कि सप्लाई एक टैक्सेबल पर्सन के द्वारा होनी चाहिए। अब टैक्सेबल पर्सन शब्द में यहां पे 2 चीजें हैं, देखिए। टैक्सेबल पर्सन, ठीक है, क्या मतलब है टैक्सेबल पर्सन का? टैक्सेबल शब्द को हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो जीएसटी लॉ टैक्सेबल शब्द को डिफाइन करता है अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ और liable to be registered। ठीक है, टैक्सेबल शब्द का मतलब क्या है? एक व्यक्ति जो कि जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है या लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है। अगर व्यक्ति जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है, जिसने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ले रखा है, या जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लाइबल है, उसे हम क्या कहेंगे? टैक्सेबल पर्सन कहेंगे। ठीक है, अब ये रजिस्ट्रेशन शब्द का मतलब क्या? तो रजिस्ट्रेशन शब्द का मतलब, अगर हम बहुत सामान्य शब्दों में बात करें तो रजिस्ट्रेशन शब्द का मतलब क्या होता है? जीएसटी लॉ से पहचान। जीएसटी लॉ से पहचान। पहले मेरी बात सुनो, बाद में लिख लेना।
ठीक है, जीएसटी लॉ से पहचान। एंड नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीएसटी लॉ से पहचान? आप कुछ डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट को दीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दीजिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट करके देगी। आपके डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे, आपके आइडेंटिटी के बेसिस पे, आपके नेचर ऑफ बिजनेस के बेसिस पे सरकार आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू करके देगी, और उस नंबर को हम क्या कहेंगे? GSTIN. What is GSTIN? Goods and Service Tax Identification Number. GSTIN गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये एक ऐसा यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो एक्सक्लूसिवली किसी एक पर्सन को दिया जाता है, और ये कैसा है? जिंदगी के साथ भी और बाद भी, ठीक है, आप ही के लिए है, केवल आप ही इसे यूज कर सकते हैं। पिताजी का जो GSTIN है वो बेटे को नहीं मिलेगा। फर्म का GSTIN पार्टनर यूज नहीं कर सकते। कंपनी का GSTIN उसके डायरेक्टर और मेंबर यूज नहीं कर सकते। तो ये कैसा हो गया GSTIN? पर्सन स्पेसिफिक। कैसा हो गया? पर्सन स्पेसिफिक GSTIN, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। जिसके पास GSTIN है वो GST लॉ में रजिस्टर्ड है। मतलब क्या? कि जब भी किसी व्यक्ति के द्वारा की गई सप्लाई पे GST को लेवी करना है तो शर्त क्या है? उस व्यक्ति के पास GST रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। अगर उसके पास GST रजिस्ट्रेशन नंबर है तो हम कहेंगे कि वो व्यक्ति क्या है? एक टैक्सेबल पर्सन है। ठीक है, अब आप इसको कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? आप लाइफस्टाइल से कुछ सामान खरीदने जाइए, आप डीमार्ट से खरीदने जाइए, आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाइए, आप देखेंगे कि उसके बिल के ऊपर एक नंबर लिखा होता है और इसी तरीके से लिखा होता है GSTIN। ठीक है, अगर बिल के ऊपर GSTIN लिखा है इसका मतलब क्या है? वो व्यक्ति टैक्सेबल पर्सन है ना, वो व्यक्ति टैक्सेबल पर्सन है। तो GST रजिस्ट्रेशन नंबर इज मस्ट, और जो GST रजिस्टर्ड है वही टैक्सेबल पर्सन है, उसी के ऊपर GST लेवी होगा। ठीक है, नाउ और पर्सन इंक्लूड्स, पर्सन शब्द का दिल बहुत बड़ा है। पर्सन इंक्लूड्स एवरीवन, इंडिविजुअल जिसका हमारी आपकी तरह हैप्पी बर्थडे आता है, कंपनी, HUF, AOP, BOI, पार्टनरशिप फर्म, LLP, जिस भी एंटिटी का नाम ले लीजिए वो सब पर्सन की डेफिनेशन में शामिल है। यानी अगर एक कंपनी के पास GST रजिस्ट्रेशन नंबर है तो कंपनी टैक्सेबल पर्सन है। अगर एक पार्टनरशिप फर्म के पास GST रजिस्ट्रेशन नंबर है तो पार्टनरशिप फर्म टैक्सेबल पर्सन है। अगर एक HUF के पास GST रजिस्ट्रेशन नंबर है तो GST लॉ में वो भी टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन में शामिल होता है। ठीक है, ये इतना आप लिखिए और इसमें जो भी आपको डाउट है वो मुझसे पूछिए। और ये जो GST आइडेंटिफिकेशन नंबर है ये 15 डिजिट का होता है। ये कितने डिजिट का? हाँ हाँ, कहीं भी जहाँ प्लेस ऑफ बिजनेस होता है उसके बाहर आप किसी भी दुकान पे जाइए, अगर दुकान वाला आपको GST का बिल देता है तो उस दुकान के बाहर आप देखिए GSTIN नंबर लिखा होता है। दैट इज मस्ट। हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं, तब पूछ सकते हैं अगर वो आपसे बिल में GST चार्ज करता है तो। अगर हाँ GSTIN है तभी वो आपसे GST चार्ज कर सकता है। मगर मान लीजिए आप कहीं शॉप करने जाते हैं, कुछ भी आप कोई सर्विस लेते हैं और उस बिल पे आपसे GST चार्ज हो रहा है, यानी बिल में GST लगा हुआ है, तो आप ये इंश्योर कीजिए कि उस बिल में GSTIN नंबर भी लिखा होना चाहिए। अगर GSTIN नंबर नहीं लिखा है तो वो शॉपकीपर आपसे GST चार्ज नहीं कर सकता। GST रजिस्ट्रेशन नंबर कब मिलता है अभी हम बात करेंगे, 5-7 मिनट में हम बात करेंगे इस बारे में कि कैसे लेना होता है, कब मिलता है, क्यों मिलता है।
ठीक है। और ये 15 डिजिट का है, ये भी आपके इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में दे देती है ना? क्या? हाँ, फॉर्मेट है इसके, 15 डिजिट का होता है, फॉर्मेट है। हाँ हाँ, है ना, इतना लिख लें, फिर हम आगे बात करेंगे। डन, लिख लिया सबने? ठीक है। मतलब सप्लाई करने वाले के पास GSTIN होना चाहिए। हमारे आपके जैसे मैंगो पीपल के पास GSTIN है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा, है ना। नाउ व्हाट इज दिस GST? अभी हाँ, GSTIN के बारे में हम एक और बात करते हैं। ये 15 डिजिट का नंबर होता है, ठीक है। इट इज पैन बेस्ड, state wise, it is a pan based state wise. what is the meaning of pan based state wise? इस 15 डिजिट के GSTIN में जो 10 डिजिट होते हैं वो किसके होते हैं? पैन के। पहले 10 डिजिट होते ही किसके हैं? पैन के। बाकी के 5 डिजिट किसके होते हैं हम बाद में पढ़ेंगे, पर ये क्योंकि मैं समझाना चाहती हूँ कि पैन बेस्ड होता है, यानी 10 डिजिट पैन के, ठीक है। क्या मेरा पैन आप यूज कर सकते हो किसी भी कीमत पे? नहीं। इसीलिए मेरा GSTIN भी आप यूज, क्योंकि ये कैसा है? पैन बेस्ड। जब हमारा और आपका पैन नंबर ही अलग है तो हमारा और आपका GSTIN भी अलग होगा, ठीक है। इट इज अ स्टेट वाइज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट वाइज? हर स्टेट में अलग। पैन कितने हो सकते हैं एक व्यक्ति के पास? हर्षित, एक व्यक्ति के पास कितने पैन नंबर हो सकते हैं? एक हो सकता है। केशव, एक ही हो सकता है? 2 हो सकते हैं। एक HUF का, एक खुद का। HUF कैसे बनेगी? वो तो जब मिसेस विनीत आएंगी, छोटे छोटे क्यूट क्यूट बेबीज होंगे, तब जाके HUF इज ऑल टुगेदर डिफरेंट ना। मैं और मेरी HUF दोनों अलग है ना। जैसे आपके पापा और आपकी उनकी HUF अलग होगी ना, है ना। पापा का एक पैन नंबर होगा, जब हम HUF की बात करेंगे उसमें आपके फादर आएंगे, आपकी मदर आएगी, आप दोनों भाई आओगे। तो मेरा सवाल क्या था? एक पर्सन के पास कितने पैन हो सकते हैं? एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। इंडिविजुअल पर्सन और उसकी HUF इनकम टैक्स लॉ की नजरों में अलग अलग असेसी होते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा हम इनकम टैक्स के बारे में बात नहीं करते। सो पैन बेस्ड स्टेट वाइज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट वाइज? आपके पास पैन एक ही होगा, लेकिन इंडिया में जितने स्टेट्स हैं, आप अगर उन स्टेट्स से टैक्सेबल सप्लाई करते हो तो आपको अलग अलग GSTIN लेना पड़ेगा। यानी अगर किसी स्टोर के 28 आउटलेट है 28 स्टेट्स में, तो उसके पास 28 GSTIN हो सकते हैं। पैन बेस्ड स्टेट वाइज, ठीक है। पैन एक ही होगा, अलग अलग स्टेट में अलग अलग GST रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो इट इज अ पैन बेस्ड स्टेट वाइज। ये बात समझ में आई? जैसे आपने देखा होगा कि जूडियो के कितने सारे आउटलेट्स हैं, ठीक है। राजस्थान में जूडियो का आउटलेट है, उसका अलग रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। MP में है तो उसका अलग होगा, UP में है तो उसका अलग होगा, ठीक है। तो दिस इज अ फैक्ट अबाउट GST रजिस्ट्रेशन नंबर कि ये पैन बेस्ड होता है। और ये नहीं, हम बात करेंगे आगे। एक स्टेट का एक तो होता ही है, एक स्टेट में आप एक से ज्यादा ले सकते हो, ठीक है। ऑप्शन होता है, यानी वन स्टेट वन GSTIN मैंडेटरी, वन स्टेट मल्टीपल GSTIN ऑप्शनल।
एक स्टेट पे एक GSTIN तो होगा ही होगा, है ना, और एक स्टेट पे मल्टीपल GSTIN ऑप्शनल है, आप चाहे तो ले, आप चाहे तो मत लो, आपकी इच्छा है, सरकार कोई जोर जबरदस्ती नहीं करती, बोलती है 1 स्टेट 1 GSTIN। उसके हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, अभी केवल आप ये 2 फैक्ट ध्यान रखें, उसकी अलग कॉम्प्लिकेशंस होती है, 1 बाय 1 चीजें अपने आप आएंगी धीरे धीरे, कि अगर एक स्टेट पे एक लेंगे तो उससे क्या फायदे नुकसान है, एक स्टेट पे मल्टीपल लेंगे तो क्या, इसी चैप्टर में आ जाएगा, ठीक है। ये नोट करें दोनों लाइन। इसमें कोई कंफ्यूजन हो रहा है किसी को? बढ़े आगे। देखिए अभी हमने क्या बात की कि टैक्सेबल पर्सन कौन, जिसके पास GST रजिस्ट्रेशन है या फिर जो GST रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लाइबल है। तो अब हम बात करेंगे ऐसे कौन लोग हैं जिन्हें GST रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है। क्या हर व्यक्ति को GST रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है? ऐसा तो नहीं होता। तो किन लोगों को GST रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है? तो जिन लोगों को GST रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है मींस दे आर लाइबल फॉर GST रजिस्ट्रेशन, और उनको भी हम क्या कहेंगे? टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। तो कैसे GST रजिस्ट्रेशन किन लोगों को लेना जरूरी होता है? GST रजिस्ट्रेशन 2 तरीके के, एक कंपल्सरी GSTIN और एक वॉलेंटरी GSTIN, ठीक है। ऐसा बना लो, ये लाइन डायग्राम बनाओ, कंपल्सरी, वॉलेंटरी। आज कौन नहीं आया? आप तो सारे ही आए हो। कौन? एक छवि और इशिका। आपके यहां से कौन नहीं आया? हाँ वो ऋषभ के पास बैठते हैं। विनीत तो आए ना? अच्छा ओके। क्या हो गया उनको? शादी में गए? आप कहीं जिम में गए या नहीं गए? किसको शादियों में जाने में मजा नहीं आता है? देखो है ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें मजा नहीं आता है। तो कपड़े चेंज करने में ट्रेडिशनल पहनना तो बहुत ही गंदा लगता है। चल स्टॉल कौन सी लगी है ना? स्टॉल पे क्या लगा हुआ है? हाँ कौन कौन सी स्टॉल है? मुद्दा वही है, जिसकी शादी होनी है होती रहे, होए तो ठीक है, नहीं हुए तो भी ठीक है। सो GST रजिस्ट्रेशन 2 तरीके से, कंपल्सरी और वॉलेंट्री, राइट। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन मतलब लेना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन मतलब अपनी इच्छा से, ठीक है, ऑन योर ओन। तो जब हम वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं मींस कोई आपको कोई क्राइटेरिया आपके ऊपर नहीं लग रहा, लेकिन आप मोदी जी के भक्त हैं, कूद जाएंगे, बोले नहीं मैं तो लेके रहूंगा GST रजिस्ट्रेशन, दिखाए कोई मुझे मना करता है तो आप जब अपने आप GST रजिस्ट्रेशन लेते हैं दैट इज कॉल्ड वॉलेंट्री GST रजिस्ट्रेशन। वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन मतलब आप लाइबल
नहीं है। आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन खुद से ले लेंगे तो आप टैक्सेबल पर्सन बन जाएंगे। ठीक है, बहुत लोग रहते हैं, फायदे होते हैं लेने के, हाँ इसलिए लेते हैं। कंपल्सरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन दो तरीके का होता है। एक होता है टर्नओवर बेस्ड। टर्नओवर बेस्ड इफ threshold limit of aggregate turnover during financial year नहीं, इसीलिए तो बोलती हूँ कि जब मैं बोलूँ तभी लिखें। ठीक है, देखिए कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का पहला क्राइटेरिया टर्नओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन। व्हाट इज दिस टर्नओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन? हमने जब जीएसटी काउंसिल के फंक्शन पढ़े थे तब हमने वहां पे एक बात पढ़ी थी कि जो जीएसटी काउंसिल होता है उसको पावर होती है कि वो थ्रेशोल्ड लिमिट के बारे में रिकमेंडेशन देता है। थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब एक टर्नओवर की एक लिमिट, कि अगर आपका टर्नओवर इससे ऊपर चला गया तो आप मोटू जेड आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, अगर आपका टर्नओवर उस लिमिट तक है तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। और उस टर्नओवर की लिमिट को तमीज वाले शब्दों में क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड लिमिट। वो थ्रेशोल्ड लिमिट किसकी होती है? आपके एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर मतलब आपका टोटल काम धंधा, जो भी आप बिजनेस करते हैं सबका टर्नओवर ऐड कर लिया जाता है। और टर्नओवर कब का देखते हैं? ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। किसी भी फाइनेंशियल ईयर के दौरान अगर आपके टर्नओवर का टोटल इस थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर जाए तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी। मींस आप क्या हो गए? लाइबल फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। और ये एक्सीड करते ही हम आपको क्या कहते हैं? मोटू सेट। यू आर लाइबल फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तब भी ये व्यक्ति क्या कहलाएगा? टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, टैक्सेबल पर्सन। आप लाइबल हो गए तो टैक्सेबल पर्सन आप कहलाएंगे। ठीक है, और लाइबल होने के बाद अगर आपने रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिया तो ठीक है, जिसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है वो तो वैसे भी टैक्सेबल पर्सन है ही। ओके, तो ये टर्नओवर की लिमिट होती है, एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट होती है। अगर हम बेसिक बात करें तो सर्विसेज के केस में ये लिमिट 20 लाख है। यानी अगर किसी रेस्टोरेंट का टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस कर गया तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। गुड्स के केस में 40 लाख होती है। जैसे अगर डीमार्ट है, उसका टर्नओवर 40 लाख को क्रॉस कर गया तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। 40 लाख मतलब एक उसका स्पेसिफिक जहाँ पे वो है या पूरा? एग्रीगेट टर्नओवर टोटल काम धंधा पैन बेस्ड। जितने भी स्टेट्स में आप काम कर रहे हैं सबका टोटल करें। हाँ, सभी का टोटल होता है, सभी का। जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे हम जूडियो का एग्जांपल लेते हैं, रोज आप देखते होंगे। जूडियो को रजिस्ट्रेशन कराना है या नहीं कराना है, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? जूडियो का हमें एग्रीगेट टर्नओवर देखना है, और एग्रीगेट टर्नओवर देखा जाता है पैन बेस्ड, टोटल काम धंधा। ठीक है, पूरे बिजनेस की आईटीआर अलग अलग होती है या एक ही होती है? एक ही होती है ना, क्योंकि पैन बेस्ड ही तो इनकम देखते हैं। तो टर्नओवर कैसे देखना है? पैन बेस्ड। यानी जूडियो के पूरे इंडिया में जितने भी आउटलेट्स हैं सबके टर्नओवर को जोड़ा जाएगा, और अगर वो टर्नओवर लिमिट को क्रॉस कर गया तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, सवाल नंबर 2,
कहाँ कराना पड़ेगा मैम? अगर टर्नओवर ऐड, ठीक है हमने पूरे इंडिया के आउटलेट्स के टर्नओवर को जोड़ दिया, और टर्नओवर क्योंकि गुड्स के लिए 40 लाख की लिमिट है, टर्नओवर 40 लाख को क्रॉस कर गया, तो कहाँ कराएं रजिस्ट्रेशन? किस स्टेट में कराएं? किस स्टेट में कराएं? हर स्टेट में। जिस स्टेट से वो काम करना चाहता है, हर स्टेट में जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर कराना पड़ेगा। यानी टर्नओवर कैसे देखना है? टोटल। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं राजस्थान में एक कंपनी है, जूडियो ही ले लेते हैं, चलिए जूडियो है राजस्थान में, उसका टर्नओवर है 5 लाख, एमपी में है 15 लाख, यूपी में है 20 लाख, ठीक है, कितना हो गया? 40। और आंध्र प्रदेश में है 25 लाख, ठीक है, कितना हो गया? 40 लाख को क्रॉस कर गया। आपको क्या करना है? इस सारे टर्नओवर को ऐड करना है, और इस सारे टर्नओवर को हम बोलेंगे एग्रीगेट टर्नओवर, और ये टर्नओवर लिमिट को क्रॉस कर गया ना। अब हु इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन? राजस्थान, ऐसे नहीं बोलेंगे राजस्थान का आउटलेट, नहीं, क्या बोलेंगे? जूडियो इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर जूडियो इज लायबल फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, तो फिर राजस्थान वाला जूडियो का आउटलेट भी लायबल है, एमपी वाला भी है, यूपी वाला भी है, और आंध्र प्रदेश वाला भी है, ठीक है। हर स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन से काम चले या अलग अलग कराएं? क्योंकि पैन बेस्ड स्टेट वाइज राजस्थान में भी अलग कराना पड़ेगा, एमपी में अलग, यूपी में अलग, आंध्र प्रदेश में अलग। मैम जो टैक्स लगेगा वो एग्रीगेट टर्नओवर पे लगेगा या स्टेट वाइज? जीएसटीआईएन वाइज लगता है। कौन से टैक्स की बात कर रहे हो? हाँ, कौन से टैक्स की बात कर रहे हो? जैसे टोटल जो भी 4 स्टेट्स का आएगा तो वो पूरा, या फिर 5 लाख। ओके, बिल्कुल साधारण शब्दों में बात करूं तो जीएसटीआईएन स्टेट वाइज होता है, तो रिटर्न भी और टैक्स भी उसी स्टेट को जाएगा। तो अलग अलग स्टेट, अलग अलग जीएसटीआईएन, सब अपना अपना रिटर्न भरेंगे और अपना अपना टैक्स जमा कराएंगे, ठीक है। ओके, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो फिर ये घर की बड़ी बहुओं को पता है फिर क्या क्या दुर्घटनाएं हो सकती है। मींस दैट इज दी एडवांस कंटेंट। फिर पैनल प्रोविजंस होते हैं, ऑफेंस माने जाते हैं, पेनल्टी लगती है, बहुत सीवियर ऑफेंस होता है, तो प्रोसिक्यूशन का भी प्रावधान है, वो सब कंसेक्वेंसेज हैं अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो, ठीक है। पर हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी एंटिटी अगर बिजनेस करने के लिए बनी है तो फिर वो इस चोरी चकारी में नहीं फंसेगी। और ऐसे बिजनेस एंटिटीज जिनकी विजिबिलिटी बहुत क्लियर है, जिनकी विजिबिलिटी बहुत क्लियर है, जैसे मान लेते हैं एक ट्रांसपोर्ट वाला है। ट्रांसपोर्ट वाला मतलब वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है और वो पैसेंजर बस चलाता है। केवल पैसेंजर बस से इनका खर्चा निकलता है क्या? फिर कैसे अपनी मतलब कॉस्ट कैसे मीट आउट करते हैं ये? पार्सल्स, सबसे ज्यादा पैसा कैसे कमाते हैं? पार्सल से, है ना। जितना सामान नहीं होता उतना डिक्की में पार्सल भर लेते हैं, इधर से 200 लेंगे, उधर से पार्टी से 200 लेंगे, इस तरीके से कमाई होती है। बट दिखाते क्या है कि पैसेंजर, वो पार्सल वाली कमाई दिखाते ही नहीं है। पर जूडियो ऐसा कर सकता है क्या? आप जूडियो में जाओ ऐसे बिना बिल के, आप बोले चलते ये क्या ये लो 500 रुपए इसकी जेब में, मैं तो ले जा रहा हूं, नहीं ना। तो जहां एंटिटीज की विजिबिलिटी बहुत क्लियर है वहां तो गोलमाल के चांसेस नहीं होते। तो फिर वो क्या करेंगे? बिजनेस करने के लिए बैठे, टर्नओवर को टोटल करेंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, एंड मोर ओवर इनके वैसे भी पेट में कहां दर्द है, जीएसटी तो कौन भुगत रहा है? हम। इनको तो करना क्या है? एक हाथ से लेना है और एक हाथ को देना है। इनकी सेहत पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो जैसे ही इनका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करा, हम इन्हें क्या कहेंगे? दे आर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। और जो लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन है वो भी क्या कहलाएगा? टैक्सेबल पर्सन। अब है ना, इसमें आपको कोई भी आपके दिमाग में डाउट हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ,
नहीं, और भी तरीके से मिलता है। ये एक पार्ट है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में। देखो मैंने दो चीजें बनाई है ना, अभी हमने केवल किसके बारे में बात की है, टर्नओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन के बारे में। हमेशा हमेशा 15 डिजिट का GSTIN होगा, उसके शुरू के 10 नंबर पैन। आप अपने पैन कार्ड से और GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को मैच कर लीजिए, पहले 10 डिजिट पैन ही होंगे, पैन नंबर ही होता है। इसीलिए अगर आप डिपार्टमेंट के पास GSTIN लेने जाओ तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो GST रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलेगा। और सवाल कुछ पूछना है युवराज, क्रिश, कुछ पूछना है? किसी और को कोई डाउट है किसी भी तरीके का? ठीक है, मैं ना एक बार आपको ये अगला कंटेंट में समझा देती हूं, फिर आप एक साथ नोट कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा हमारा जो रजिस्ट्रेशन है दैट इज दिस इज ट्रांजैक्शन बेस्ड। व्हाट इज ट्रांजैक्शन बेस्ड? ये ट्रांजैक्शन जैसे, अच्छा, टर्नओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है CGST एक्ट के सेक्शन 22 में। मैंने आपको कहा था ना, जब तक मैं कुछ अदरवाइज ना कह दूं, हर सेक्शन किसको बिलोंग करेगा, CGST एक्ट को, CGST एक्ट को। तो सेक्शन 22 किसकी बात करता है, टर्नओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन की। और जो सेक्शन 24 है वो किसकी बात करता है, ट्रांजैक्शन बेस्ड रजिस्ट्रेशन की। ठीक है, आपका सवाल, क्या ये सेक्शन हमें याद रखने पड़ेंगे? नहीं, आपको याद रखने ही नहीं है। हम क्लास में इतनी बार रिपीट करेंगे कि वो ऑटोमेटिकली आपके सॉफ्टवेयर में फिक्स हो जाएंगे। ऐसे ही होता है ना कुणाल, इतनी बार हम रिपीट करेंगे कि आपके सॉफ्टवेयर में फिक्स हो जाएंगे, आपको कुछ भी याद नहीं करने की जरूरत है। सो सेक्शन 24 जो है वो ट्रांजैक्शन बेस्ड रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है। ट्रांजैक्शन बेस्ड रजिस्ट्रेशन क्या है, आपका टर्नओवर कितना भी हो, आप छोटू सेठ हो या मोटू सेठ हो, लेकिन आपने कुछ ऐसे कारनामे कर दिए जो कहां लिखे हैं, सेक्शन 24 में, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। यानी सेक्शन 24 का जो रजिस्ट्रेशन है दैट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। कितना भी टर्नओवर, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। ठीक है, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स मतलब ये मिंत्रा, अमेजॉन, जो भी हैं। ठीक है, हर ई कॉमर्स ऑपरेटर पहले दिन से तो बड़ा नहीं होता ना, है ना। पहले दिन थोड़ी नायका बन गया था, पहले दिन थोड़ी मिंत्रा बन गया था, नहीं। अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर की तरह काम करना चाहते हैं तो चाहे आपका टर्नओवर 2 रुपए हो महीने का, 100 रुपए हो, 1000 हो, वॉट एवर इट इज, डे 1 पे आपको क्या चाहिए, GST रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, चाहिए ही चाहिए। ये ई कॉमर्स ऑपरेटर एक एग्जाम्पल है, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जब हम GST रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब हम वहां पे पढ़ेंगे कि ऐसे और कौन कौन लोग हैं जिनको टर्नओवर देखना ही नहीं होता है, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना होता है। एक और एग्जाम्पल, ये मिंत्रा है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि केशव ने अपना नया काम शुरू किया, ठीक, और इन्होंने सोचा कि मैं जो अपना सामान है ना, मतलब मान लीजिए इन्होंने कुछ शर्ट्स का बिजनेस शुरू किया। बोले मैं शर्ट्स किस पे बेचूंगा, दुकान तो लगा के बैठे हैं, और किस पे बेचेंगे, मिंत्रा के थ्रू, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पे भी बेचेंगे। तो मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन को तो रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी होता ही है। जो व्यक्ति ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बिजनेस करता है उसको भी रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। मान लेते हैं आपने घर में है ना एक छोटी सी मसाला बनाने की दुकान लगा ली, और आप बोलते हैं कि मसाला हम ना अमेजॉन पे बेचेंगे, तो आपको भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। अगर कोई व्यक्ति ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू काम कर रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। कोई खुद ई कॉमर्स ऑपरेटर है तो उसको भी रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है, और उसका हमें टर्नओवर नहीं देखना। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट दिस इज वन। आप ई कॉमर्स ऑपरेटर याद रखें, इसका हमें टर्नओवर नहीं देखना है और इनको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी। डे 1 पे रजिस्ट्रेशन करा के ही काम शुरू करना है, कोई चॉइस ही
नहीं है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे ट्रांजैक्शन बेस्ड रजिस्ट्रेशन। अब एक छोटा सा किराने का व्यापारी है, वो टर्नओवर बेस में आएगा या ट्रांजैक्शन बेस में? टर्नओवर बेस में, ठीक है, क्योंकि ट्रांजैक्शन बेस्ड रजिस्ट्रेशन आम नहीं है, खास है, ठीक है। ये क्या है? आम है, ये सब पे एप्लीकेबल होता है। एक सेकंड में, मैं बात खत्म कर दूं फिर आपके डाउट पे आते हैं। ये सेक्शन 22 आम है, ये सब पे एप्लीकेबल होता है। जिसका एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट से बड़ा उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सेक्शन 24 एक लिस्ट प्रोवाइड करता है, बोलता है देखो ये टिक कर लो, इन लोगों को टर्नओवर नहीं देखना, इनको तो रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। यानी आपका नाम अगर सेक्शन 24 में लिखी लिस्ट में आता है तो आपका हम टर्नओवर नहीं देखेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में सेक्शन बहुत डिटेल में आएंगे। अभी जस्ट फॉर रेफरेंस कि हम क्या किसको कहेंगे कि लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन है कौन, तो ये कौन हो गए? लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, ये भी टैक्सेबल पर्सन, क्योंकि जो देखिए जो लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन है वो आगे पीछे रजिस्ट्रेशन लेगा ही लेगा, उसके पास कोई चॉइस नहीं है। अब पूछो अर्षित। जब जीएसटी रिटर्न्स भरे जाते हैं ना, तो जीएसटी रिटर्न में टर्नओवर नहीं दिखाया जाता। जीएसटी रिटर्न में से टर्नओवर को कोई लेना देना नहीं होता। जीएसटी रिटर्न्स, ये भी अगेन एग्रीगेट चैप्टर में आएगा। जीएसटी रिटर्न्स में आप केवल क्या दिखाते हो? कौन से बिल पे आपने कितने रुपए की सप्लाई की और कितना जीएसटी बनता है, बस। टर्नओवर कहीं शो नहीं होता, किसी भी जीएसटी रिटर्न में नहीं होता, ठीक है। जैसे मिंत्रा, फ्लिपकार्ट और अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके अंदर आपने अलग-अलग अपनी जीएसटी, तो वो सिंगल जीएसटीएन से सारे। हाँ, क्योंकि जीएसटीएन तो पर्सन स्पेसिफिक होता है ना। मैं फ्लिपकार्ट पे भी सामान बेच रही हूँ, मैं अमेजोन पे भी बेच रही हूँ, मैं मिंत्रा पे भी बेच रही हूँ, पर मैं तो एक ही हूँ, तो मैं एक जीएसटीआईएन लूंगी और उस जीएसटीआईएन के थ्रू मैं मल्टीपल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे काम कर सकती हूँ, ठीक है। और कोई सवाल नहीं, बस आज के लिए इतना ही। आप ये